नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम छिपा आपके अपने YouTube चैनल करियर विलास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में फंजाई के बारे में पढ़ा था और मैंने कल कहा था आपको कि आज अपन एक क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे जिसके अंदर जितना भी अभी तक टॉपिक हो चुके हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या आप सभी लोग पढ़ के आए हो या फिर ऐसे ही उठ के आ गए बिना नहाए धोए? हाँ, अरे पढ़ के आए हो या नहीं आए हो? हाँ ना मत जवाब देना, जहाँ भी बैठे हो आप लोग। क्लियर है? और जो भी स्टूडेंट्स ये मेरा वीडियो डायरेक्टली क्वेश्चन सेशन देख रहा हो तो उससे मेरा अनुरोध है कि वो पहले पूरी जो वीडियो डल चुके हैं आगे के वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सेशन पर आए ताकि उनको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सेशन में क्या कराया जा रहा है, अन्यथा उसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पर। ओके, तो जैसे कि अपना आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आपके अरस्तु, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है पुरकिंजे और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है वॉन मॉस। तो आपको बताना है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, मात्र सिर्फ 10 सेकंड का। प्लीज स्टार्ट हो जाइए। हो गया? हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया होगा, जो लोग पढ़ के आए हो अवश्य पहले हो उन लोगों ने। तो आपको जो क्वेश्चन था कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था किसने? लेमार्क और ट्रेविरेनस। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन साथ के साथ आपके जो भी आप नोटबुक तैयार कर रहे हो उसमें लिखते जाइए ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसमें लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है ए अरस्तु, दूसरा है बी ऑसवाल्ड टिप्पो, तीसरा है कैरोलस लिनियस और चौथा है थियोफ्रेस्टस। तो आपका जो आंसर है तो फटाफट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यहां से मेरे इंतजार कर रहे हो कि सर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि वनस्पति विज्ञान के जनक, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, यदि आपने ढंग से देखी होगी तो। पहला और दूसरा तो मैं इंट्रोडक्शन था मेरा साइंस का, वो आपने जरूर देखा होगा, तो आप ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस, और थियोफ्रेस्टस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कौन थे। अरे बताया था कि नहीं बताया था? या याद है, भूल गए? ये अरस्तु का शिष्य था। कौन था? अरस्तु का शिष्य। और इसने एक अपनी बुक भी लिखी थी, उस बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटिरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटिरम। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको लेमार्क, बी में दिया हुआ है हिप्पोक्रेटस, सी में दिया हुआ है मेंडल और डी में दिया हुआ है डार्विन। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? अरे आवाज आई कि नहीं आई?
हिप्पोक्रेटस। क्या होगा आंसर? हिप्पोक्रेटस। और हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना गया है, ठीक है। और लेमार्क ने क्या कहा था? लेमार्क ने ट्रेविडेनस के साथ जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको सम्मिलित करना है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्न को सुमेलित कीजिए, या निम्न में से सुमेलित नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है फूलों की खेती, सामने लिखा हुआ है फ्लोरिकल्चर। दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शन है फसलों की खेती, एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती उसे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और फलों की खेती पोमोलॉजी। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं यानी मेल नहीं खाता है। यानी जो आपको दिया हुआ है, जैसे फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या जो फसलों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और फलों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? जल्दी से जवाब आना चाहिए मेरे पास। सिर्फ और सिर्फ मात्र 10 सेकंड आपका टाइम है। हो गया? अरे कर लिया होगा, बता दें। ऑप्शन है सी, सब्जियों की खेती। ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती। और सब्जियों की जो खेती के अध्ययन को कहा जाता है ओलेरीकल्चर, नहीं कि हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आप जहां भी बैठे हो वहां पर नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है अपना 5 नंबर। लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। यानी मैं सीधे शब्दों में कहूं कि आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी महर्षि चरक, या ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या होना चाहिए? मैंने आपको क्लास में बताया भी था, अरस्तु या चार्ल्स या फिर कैरोलस लिनियस। क्या होगा दोनों में से? अरे क्या होगा? अरस्तु। गलत, कैरोलस लिनियस। अरस्तु ने भी वर्गीकरण दिया था, लेकिन वो आधुनिक नहीं था, उसने सबसे पहले दिया था। और जो आधुनिक जो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन कि प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक थे। एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक थे। ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी सुश्रुत, ऑप्शन सी जेसी बॉस यानी कि जगदीश चंद्र बोस, और ऑप्शन डी धनवंतरी। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? फटाफट से जवाब बताइए मुझे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। अरे हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? ओके, तो मैं बता देता हूँ। हालांकि मैंने क्लास में नहीं बताया था, जो अपन ने क्लास में नहीं बताया हुआ उस सभी टॉपिक को अपन क्वेश्चन सेशन के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपका कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि आपकी टेंशन लेने के लिए यहाँ मैं बैठा हूँ। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो है सुश्रुत, यानी प्लास्टिक सर्जरी के जो जनक थे वो कौन थे? सुश्रुत। क्लियर है? अरे सुश्रुत, सुश्रुति बोलते हैं ना, यहाँ कुछ और बोलते हैं, सुश्रुति बोलते हैं ना। ओके, अगला क्वेश्चन है एक और इम्पोर्टेंट है और अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और ना ही जहां तक मैं मानता हूँ आपको, ना तो कभी आपने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ी हुई तो ना तो आपको वहां बताया होगा, और ना ही आपने कभी ऑनलाइन क्लास की हो तो वहां बताया होगा। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। 7वें क्वेश्चन का नाम है
कि भारतीय पादप भ्रमणिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पादप भ्रमणिकी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है पंचानन माहेश्वरी, बी दिया हुआ है केसी मेहता, सी बीरबल साहनी और डी एम एस स्वामीनाथन। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से, जल्दी से। अरे इतनी टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए यार, हैं? तुरंत फटाक से आंसर। पंचानन माहेश्वरी करेक्ट, बिल्कुल। तो नोट डाउन कर लीजिए, इसका आंसर होगा वो क्या होगा? पंचानन माहेश्वरी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। लिखा हुआ है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत झीलों या शुद्ध पानी में उपस्थित जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? यानी अपन सीधे सीधे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, या झीलों के अंदर जो जीव रहते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है। कुछ भी बना सकता है एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने भी घुमा दिया है। वैसे कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा गया है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए लिखा हुआ है मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी सरोवर विज्ञान और ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। ऑप्शन डी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी सरोवर विज्ञान, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी और ऑप्शन ए मृदा विज्ञान। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? टास्क से टिक करना चाहिए आंसर। अरे ऑप्शन सी होगा, सरोवर विज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं लिम्नोलॉजी। यही बोलते हैं लिम्नोलॉजी, यानी कि झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि त्रिजगत पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? मैंने आपको पहले ही बताया था त्रिजगत, जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वापस मैं बोलता हूं एक बार जैसे कि त्रिजगत पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस, ऑप्शन बी एच एफ कॉपलैंड, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकेल और ऑप्शन डी आर एच व्हिटेकर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अर्नेस्ट हैकेल। तो कैरोलस लिनियस ने क्या करा? फिर कैरोलस लिनियस ने द्विजगत पद्धति का वर्गीकरण किया और त्रिजगत पद्धति का अर्नेस्ट हैकेल ने, चतुर्जगत पद्धति का एच एफ कॉपलैंड और पंचजगत आर एच व्हिटेकर। तो आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, पंचजगत पूछ सकता है, द्विजगत, त्रिजगत या चतुर्जगत। तो आपको सभी एक एक पॉइंट याद होनी चाहिए, एक एक लाइन याद होनी चाहिए। कम से कम भी नहीं, ज्यादा है ज्यादा आपको 7 दिन के अंदर अंदर आप जो पढ़ते हो फिर दोबारा रिवीजन करो 7 दिन के भीतर। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया और आप महीने भर बाद पढ़ रहे हो तो आप भूल जाओगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको 7 दिन के अंदर रिवीजन करना ही होगा। अगर आपको साइंस में एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो आपको ये करना ही होगा, नहीं तो आप पढ़ के और मोबाइल को बंद करके जा सकते हो। डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मोनेरा जगत के जनन विधि से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मोनेरा जगत के जनन विधि से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए संयुग्मन। मैंने बताया भी था आपको जनन की विधि सबके बारे में, एक एक के बारे में बताया था कि नहीं बताया था स्टार्टिंग क्लास में? भूल गए? कोई पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, है ना, और भूलना नहीं है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कल भी जो सेशन आएगा वो भी एक क्वेश्चन सेशन ही रहेगा और कम से कम मैं 50 क्वेश्चन आपके अभी तक जितना भी टॉपिक हो चुका है उससे लेकर आऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है ए संयुग्मन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु है?
निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्त्रीकारक जीवाणु है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी राइजोबियम, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास और ऑप्शन डी ई कोलाई। तो ई कोलाई के बारे में जैसे मैं आपको पहले बता चुका था कि ई कोलाई जो है कहाँ पाया जाता है? आंतों में। कहाँ पाया जाता है? आंतों में, ठीक है ना। और ई कोलाई का जो पूरा नाम था वो क्या था? एशीरियाई कोलाई। पढ़ते हो नहीं पढ़ते? पढ़े हुए ढंग से समझ में आ रहा हो सारा? ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से लिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राइजोबियम। और जो राइजोबियम है वो किस कुल से है? फैमिली लेग्यूमिनस। किस कुल से है? लेग्यूमिनस। अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 12। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 12 कि यीस्ट क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, यीस्ट क्या है? बस इतना सा पूछा है आपसे और आपको ऑप्शन में दिया है कि ये ब्रायोफाइटा है या शैवाल है या कवक है या जीवाणु है। तो क्या है? मैंने बताया था, कल की क्लास में बताया था मैंने आपको यीस्ट क्या है। तो यीस्ट क्या है? कवक। यीस्ट क्या है? कवक। अब तो आधान चाहिए कि कल की क्लास से ज्यादा दिन दूर नहीं हुई अभी तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लाइकेन क्या है? लाइकेन क्या है? यदि आपने हाल ही में लिखा है नहीं था, लेकिन फिर मैंने बोला था यदि आप मेरे हर एक चीज को नोटिस करते होंगे तो आप जरूर बता सकते हो कि हाँ सर ने कल लाइकेन के बारे में भी बताया था। तो लाइकेन क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं कि लाइकेन जो है शैवाल और जीवाणु से मिलकर बना होता है, या शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है, या फिर जीवाणु और कवक से मिलकर बना होता है, या कवक और मौस से मिलकर बना होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल सिंपल सा आंसर है। आज जल्दी से जवाब दो, क्या होगा? शैवाल और कवक। बिल्कुल राइट, ये भी ना बात बच्चे पढ़ते हैं मतलब। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है आपके, लिटमस प्राप्त होता है। लिखा होगा बोर्ड पर, लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए जीवाणु से, ऑप्शन बी विषाणु से, ऑप्शन सी लाइकेन से, या ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा से। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी लाइकेन से। क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी लाइकेन से। और लाइकेन किसका मिश्रण है? जो किससे बनता है? शैवाल और कवक से। और किस प्रकार का जीव हो गया? एक प्रकार से सहजीवी। कल मैंने बताया था आपको, है ना? पढ़े होंगे, जरूर याद होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? निम्न में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी लाइकेन, या ऑप्शन डी फर्न। वापस से फिर लाइकेन आंसर, यानी आपके सामने लाइकेन से 3 से 4 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ इस टॉपिक से, और यही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में लाइकेन से रिलेटेड। बाकी कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्लियर है? तो आपको आंसर फटाक से होना चाहिए कि प्रदूषण संकेतक पौधा कौन सा है? लाइकेन। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से किसके निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती? बैक्टीरिया की भूमिका नहीं होती। फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है पनीर के निर्माण में, दूसरा एग्जांपल है लैक्टिक अम्ल के निर्माण में, तीसरा है दही के निर्माण में, और चौथा है सिरका के निर्माण में। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? अरे बताओगे कि नहीं बताओगे? आपका आंसर आना चाहिए पनीर की निर्माण में, क्योंकि पनीर का जो निर्माण होता है वो एक कवक के माध्यम से होता है। क्लियर है? और बाकी जितने भी हैं उन सभी का जो निर्माण होता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर का, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 17, और इसके ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट है ऑप्शन नीलहरित शैवाल, दूसरा है कवक,
और तीसरा है अमीबा और चौथा है यूग्लिना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अमीबा या यूग्लिना या कवक या नीलहरित शैवाल, क्या होना चाहिए? अरे पढ़े हुए कि नहीं पढ़े? तो इसका आंसर होना चाहिए नीलहरित शैवाल। और मैंने आपको बताया भी था नीलहरित शैवाल के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि कौन होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। और नीलहरित शैवाल का एक एग्जांपल याद है किसी को या भूल गए? नॉस्टॉक बताया था, कौन सा? नॉस्टॉक। और एक और स्पाइरुलिना। और स्पाइरुलिना का जो यूज है वो किसमें किया जाता है? अरे किसमें किया जाता है? आदमी की बॉडी के अंदर जब थकावट सी महसूस होती है तब डॉक्टर जो होता है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में काम आता है, तो फिर यही सलाह दी जाती है कि आप स्पाइरुलिना लीजिए। यानी वो स्पाइरुलिना क्या है? नीलहरित शैवाल, क्लियर है। और जिसे खाने से क्या होता है? फिर स्फूर्ति आ जाती है, जोश आ जाता है और बंदा बहुत तेजी से भागता है ना, ऐसा नहीं है, बस जोश आ जाता है, थकावट फील नहीं होती है, ठीक है। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 18, तैयार हो? ओके। बैंगन का लघुपर्णी रोग होता है, बताया था मैंने, बैंगन का लघुपर्णी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा या ऑप्शन डी बैक्टीरिया। किसकी वजह से बैंगन का लघुपर्णी रोग होता है? फटाफट से आंसर आना चाहिए कि बैंगन का जो लघुपर्णी रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? माइकोप्लाज्मा की वजह से। वर्ड है ना, हारे ना फटाक से आंसर, बिल्कुल आने चाहिए। ऑप्शन सी यानी कि माइकोप्लाज्मा। अगले में चलते हैं 19वें नंबर पे। इसमें लिखा हुआ है कि जीव जगत का जोकर किसे कहा जाता है? जीव जगत का जोकर किसे कहा जाता है? जब मैं मोनेरा पढ़ा रहा था तब मैंने ये क्लियर बताया था कि जीव जगत का जोकर किसे कहा जाता है। अगर मोनेरा वाला टॉपिक आपने ढंग से पढ़ा होगा तो, यदि आपने मोनेरा वाला ढंग से टॉपिक नहीं पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। ऑप्शन ए स्क्रीन पे दिख रहा होगा वायरस, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कवक या ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 20 कि डेस्मिड पाए जाते हैं, दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20 आपको, डेस्मिड पाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्राइसोफाइटा, ऑप्शन बी अवपंख कवके यानी कि स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन सी यूग्लिनॉइड और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डेस्मिड जो पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? अरे बताओगे? डेस्मिड जो पाए जाते हैं वो क्राइसोफाइटा के अंदर पाए जाते हैं। डेस्मिड को सुनहरे शैवाल भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि क्राइसोफाइटा के अंदर एक तो सुनहरे शैवाल जिन्हें डेस्मिड कहा जाता है और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं टाइटम। बताया था कि नहीं बताया था? अरे पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते? यहाँ से उठ के आ जाते हो, पढ़ा होगा तो क्या होगा? क्राइसोफाइटा, ऑप्शन ए, ठीक है, लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं बोलेंगे तो चलेगी अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा जीवाणु है, सबसे बड़ा जीवाणु है, पढ़ाया था बैक्टीरिया वाले टॉपिक में। सबसे बड़ा जीवाणु है ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी सरसिनी, ऑप्शन सी बेगियाटोआ मिराबिलिस या ऑप्शन डी लेटेरोथ्रिक्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर क्या होना चाहिए? नाइजीरिया होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? सरसिनी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये भी नहीं है। तो बेगियाटोआ मिराबिलिस तो होगा। जी हाँ सर ये है। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है उसका नाम है बेगियाटोआ मिराबिलिस।
क्या नाम है? बेगियाटोआ मिराबिलिस। और बेगियाटोआ मिराबिलिस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 80 माइक्रोन मीटर। और जबकि नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 से 10 माइक्रोन मीटर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था और आज फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके जो आज क्वेश्चन सेट नंबर 1 था, उसमें मैंने आपको 21 क्वेश्चन बता दिए हैं। और जो अपन नेक्स्ट लाने वाले हैं वो जैसे कि फंजाई के कुछ क्वेश्चंस बनने वाले इंपॉर्टेंट वगैरह, और एक स्टैंडर्ड लेवल के, ये एक नॉर्मल लेवल था। और जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो अपने एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की आशंका है। तो आप तैयार रहना, जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ के जरूर आना, ताकि अपन जो कल क्वेश्चन सेट करेंगे उसको आप अच्छे से ढंग से प्रिपेयर करके आओ और अच्छे ढंग से आपका जवाब दे पाओ। क्लियर है? तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल करियर विद में, यानी मेरे साथ CM शिपा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं CM शिपा आपके अपने YouTube चैनल करियर विद में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने लास्ट टाइम क्वेश्चन सेट 1 पढ़ लिया था और आज अपन क्वेश्चन सेट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन सेट में अपन ने 21 क्वेश्चन कराए थे, 20-21 शायद है ना, यही थे। और आज अपन कुछ 10-11 क्वेश्चन और करने वाले हैं जो कुछ फंजाई से रिलेटेड हैं और कुछ नॉर्मल बेसिस के हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ के आएंगे अच्छे ढंग से और फंजाई वाला टॉपिक भी पढ़ के आएंगे। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, आर यू रेडी? आर यू रेडी? फर्स्ट, सेकंड एंड गो। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? ए जोसेफ लिस्टर। दूसरा ऑप्शन क्या है? एडवर्ड जेनर। तीसरा है लुई पास्चर और चौथा है विलियम हार्वे। तो आपको फटाफट से जवाब देना है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? हुआ? कोई नहीं। ये देखिए बोर्ड पर। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो जनक है उसका नाम है, क्या नाम है? जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जो आपके सेकंड पॉइंट बी ऑप्शन दिया हुआ है एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? ये क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है एडवर्ड जेनर से रिलेटेड। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की। तीसरा ऑप्शन था आपके लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने क्या किया था? पढ़ा है बचपन में 9th-10th में। तो लुई पास्चर ने स्वतः जननवाद का सिद्धांत दिया था और दूसरा पास्चुराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण का भी सिद्धांत किसने दिया था? लुई पास्चर ने। नाम से पता चल रहा होगा पाश्चुरीकरण यानी लुई पास्चर। क्लियर है? एडवर्ड जेनर ने तो चेचक के टीके की खोज की थी और लुई पास्चर ने स्वतः जननवाद का सिद्धांत दिया था और लुई पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी लुई पास्चर ने दिया था। लास्ट जो ऑप्शन था आपका वो था विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने क्या किया? किसकी खोज की? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। किसकी? रक्त परिसंचरण है ये ना? अच्छा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ब्लड सर्कुलेशन जो भी होता है ना, उसकी खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। यानी कि आपके एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं।
नंबर 1 कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर। दूसरा था एडवर्ड जेनर, जिसने किसका आविष्कार किया था? चेचक के टीके की खोज की थी। तीसरा था आपके लुई पास्टर, जिसने स्वतः जननवाद का सिद्धांत दिया। और चौथा विलियम हार्वे, जिसने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। क्लियर है यहाँ तक? यानी एक क्वेश्चन में आपके 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है। यदि आपको परजीवी की डेफिनेशन याद है तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और रिपीट हो सकते हैं क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? ऑप्शन ए जुआ, जो बालों में अपनी खोपड़ी में होती है, देखा होगा ना बचपन में खूब, है ना। दूसरा है मच्छर, तीसरा है किलनी और चौथा है घरेलू मक्खी। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए फटाफट से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि घरेलू मक्खी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी परजीवी नहीं है। और परजीवी की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई थी कि परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के बॉडी के अंदर या बॉडी पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी। क्लियर है? तो बाकी जितने भी एग्जांपल हैं, जू हुआ, किल्ली हुआ या मच्छर वाल, जैसे मैं मच्छर की बात करता हूँ, मच्छर आपके बॉडी के ऊपर बैठते हैं, वो क्या लेते हैं? आपके अंदर की जो ब्लड, आपके जो ब्लड होता है, उसको ब्लड्स को वो खुद अपने न्यूट्रिशन के तौर पर ब्लड को आपसे लेते हैं, बट आपको महसूस होता है क्या? नहीं होता। तो इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अपन को भी पता ना चले और इजीली वे में वो अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यानी अपनी बॉडी के ऊपर रहकर। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HNO3 या ऑप्शन डी H2PO4। क्या होगा? फटाफट से। अरे पेट के अंदर कौन सा पाया जाता है? हमने HCl तो पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका जो आंसर होगा वो होगा HCl, जिसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जनरली सभी स्टूडेंट्स को यही नाम याद है कि HCl का जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन आज अपन आपको एक और नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अब रेलवे जो एग्जाम पूछता है वो ज़्यादा चेंज नहीं करता है, थोड़ा सा चेंज करता है, बट स्टूडेंट्स उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, ना उनको बताया जाता है कि इसका दूसरा नाम भी कुछ है क्या। ठीक है, और स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही नाम रटे जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आज मैं आपको दूसरा नाम बता देता हूँ, और दूसरा नाम का है म्यूरेमिक अम्ल। क्या नाम है? म्यूरेमिक अम्ल। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि म्यूरेमिक अम्ल और डाई अमीनोपिमेलिक अम्ल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक पेप्टिडोग्लाइकेन नामक एक सेल वॉल बनाते हैं, जो किसके अंदर पाई जाती है? बताया था जब किंगडम पढ़ा रहा था, किसके अंदर पाई जाती है? मोनेरा के अंदर पढ़ाया था। जब जो फर्स्ट किंगडम था मोनेरा, मैंने इसके अंदर आपको पढ़ाया था
कि मोनेरा की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। और पेप्टिडोग्लाइकेन जो बना होता है वो म्यूरेमिक अम्ल और डाई अमीनोपिमेलिक अम्ल दोनों से मिलकर बनी होती है। तो जो म्यूरेमिक अम्ल होता है वही क्या होता है, HCl। क्लियर है यहां तक? ओके। आपके पहला ऑप्शन लिखा हुआ था इसमें H2SO4। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि गंधक का तेजाब। यही है, जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये सारे जितने कॉम्पोजिशन है उन सभी के बारे में बताया जाएगा। और सबको हालांकि मेरे सिर्फ 4 ऑप्शन है, मैं आपको वहां पर कम से कम 30 से 40 कंपोजिशन के नाम बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कई बार पूछ लिया जाता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि H2SO4 या HCl का क्या नाम है। अब आपको वहां पर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं देगा, वहां पर आपको देगा म्यूरेमिक अम्ल। और बच्चा वहीं कंफ्यूज, क्या म्यूरेमिक अम्ल तो पढ़ा ही नहीं, और फिर वो जल्दीबाजी में कुछ भी टिक करके आ जाता है और वो गलत चल जाता है। यहाँ तक टिक करके आओ मत, आपको नहीं आता है तो आता है तो करेक्ट कीजिए। क्लियर है? अगला जो सी पॉइंट है वो है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। HNO3 का क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल। और एक है H2PO4, इसका क्या नाम है, फास्फोरिक अम्ल। क्लियर है? ये सभी नोट डाउन कर लीजिए, चारों पॉइंट एक एक। एक तो HCl वाला जिसका दूसरा नाम था म्यूरेमिक अम्ल, एक अपना H2SO4 और एक HNO3 और एक H2PO4। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 14 चले अपन। भाई सभी का यहां तक क्लियर है तो क्या क्वेश्चन नंबर 14 पे चले? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लिखा हुआ है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए। मैंने बताया भी था आपको पहले भी, जब मैं जीवाणुओं की जो सेल वॉल बताई थी उस वक्त बताया था मैंने आपको, अगर ढंग से पढ़े हो तो। हो गया? तो हो गया या बताएं? बता ही दें या ना ही बताएं? और आती ना भोजपुरी या नहीं आती? कोई नहीं, भोजपुरी में बातें करेंगे, टेंशन मत लो। तो जीवाणु की जो रोम जैसी संरचना होती है उसको कहा जाता है फ्लैजिला। क्या कहा जाता है? फ्लैजिला। और फ्लैजिला का क्या यूज है बताएगा कोई मुझे? फ्लैजिला जो बैक्टीरिया जो मूव करते हैं वो फ्लैजिला के द्वारा ही मूव किया जाता है। बैक्टीरिया जो मूव करते हैं यानी एक स्थान से जो दूसरे स्थान के लिए जो मूव करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? फ्लैजिला के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है? और जो बैक्टीरिया के ऊपर जो रोम जैसी जो संरचना होती है वो एक्चुअली में फ्लैजिला ही होती है। रोम अपन कह सकते हैं एक टेंटिकल के रूप में होती है ना, बिल्कुल पतली पतली, बिल्कुल बारीक, जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखें तो दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखती है ना। और जो सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया होता है मैंने आपको बताया भी था कौन सा होता है, बेगियाटोआ मिराबिलिस, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 80 माइक्रोन मीटर। ठीक है? फटाक से आंसर आना चाहिए। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लिखा हुआ है कि गेहूं की चूर्णिल आशिता, कितना शुद्ध हिंदी नाम दिया है देखिए, चूर्णिल आशिता। अब कई स्टूडेंट्स तो चूर्णिल आशिता समझने में ही 1 मिनट का लगा देंगे कि चूर्णिल आशिता क्या है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में जरूर लिख दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि गेहूं की चूर्णिल आशिता यानी ब्रैकेट में है पाउडरी मिल्ड्यू रोग। बताया था मैंने जब मैं फंजाई पढ़ा रहा था कवक, तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग का कारण है, अब तो आ गया होगा, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फंजाई और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। याद है कि नहीं है?
अरे याद होगा, जब बोर्ड में मैंने खुद ने बता दिया, फंजाई पढ़ा रहा था, तो ऑप्शन क्या होगा? फंजाई, ऑप्शन सी। क्लियर है? ऑप्शन ए जो आपको लिखा हुआ है जीवाणु के बारे में, सिर्फ अभी तक अपन ने सिर्फ जीवाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। जब अपन ह्यूमन डिसीज पढ़ेंगे तो वहां पर बैक्टीरिया और वायरस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी और जो सिर्फ उनके स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ा है, बैक्टीरिया के बारे में, है ना। तो घबराने वाली बात नहीं है। कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर बैक्टीरिया तो पूरा हुआ ही नहीं है। बैक्टीरिया पूरा होगा बट कब? जब ह्यूमन डिसीज और अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी जो बैक्टीरिया के द्वारा जो भी रोग होते हैं, है ना, वो सारे कहाँ पढ़ेंगे अपन? ह्यूमन डिसीज के अंदर। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी कैरियोलॉजी और ऑप्शन डी एरेक्नोलॉजी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑफियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी कैरियोलॉजी और ऑप्शन डी एरेक्नोलॉजी। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अरे 3 तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, चौथा ही तो नहीं बताया था, तो चौथा ही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए लिखा हुआ है ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी मैंने बताया था कि सर्प का अध्ययन यानी सर्प के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। दूसरा था ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर का अध्ययन, वो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी यानी टू स्टडी कैंसर। और तीसरा था कैरियोलॉजी, केंद्र का अध्ययन, वो क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। और चौथा बचा कौन सा? एरेक्नोलॉजी। और ऑप्शन जो क्वेश्चन था वो क्या था? मकड़ियों का अध्ययन। तो सीधा सीधा पता चल जाना चाहिए कि मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेक्नोलॉजी। मैंने ऑप्शन भी इस प्रकार से आपके लिए छाटे हैं ताकि आपको इजी लगे, क्वेश्चन आपको हार्ड ना लगे। भाई 3 आपको यदि आपने पढ़े हैं तो 3 आपको जरूर से जरूर याद आ जाएंगे, नहीं पढ़े हो तो बादल लगे, फिर तो आप बैठे रहो और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए चिड़ियों से, ऑप्शन बी कोशिका संरचना, ऑप्शन सी शरीर संरचना और वातावरण, ऑप्शन डी तंतु। तो आपका आंसर आना चाहिए मेरे पास फटाफट से। टाइम में जाता हूं मैं और फटाफट से आंसर। अरे इकोलॉजी की डेफिनेशन भी कभी पढ़ी हो? वैसे अपन जब इकोलॉजी का एक अलग ही टॉपिक लेके आएंगे, कम से कम इकोलॉजी की 10 से 15 क्लास चलेंगी, है ना। नॉर्मली नहीं पढ़ेंगे इकोलॉजी कि हाँ 2-3 दिन में क्लास लिया खत्म कर दी इकोलॉजी। नहीं, इकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है और वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। ठीक है, जहाँ पर बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और दूसरा जो है टॉपिक है वो है बायोटेक का, तो अपन बायोटेक से भी क्वेश्चन उठाएंगे और इन सब का अलग अलग टॉपिक लेके आएंगे और वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शरीर संरचना और वातावरण। शरीर संरचना और वातावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए दिखा हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखा हुआ है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है या किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, या फिर कवकों के अध्ययन के करने को क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है। ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी और ऑप्शन डी ऑन्कोलॉजी। तो आपके सर यहाँ ऑन्टोलॉजी है ना, जो भी है। तो आपके सामने आंसर फटाफट से मुझे जवाब चाहिए कि चारों में से कौन सा आंसर होगा। फटाफट से हो गया क्या? अरे पढ़ते हो हाँ, या फिर ऐसे ही? चलो कोई नहीं, पढ़ लिया करो दोस्तों, तुम्हारे काम आएगा मेरे नहीं, है ना।
तो कवकों का अध्ययन जो कहलाता है ऑप्शन बी माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और ऑप्शन जो ए लिखा हुआ है आपके फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? और फाइकोलॉजी जो कहलाता है वो कहलाता है शैवालों का अध्ययन। शैवालों के अध्ययन के क्या बोलते हैं अपन? फाइकोलॉजी। क्लियर है? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी बताया था मैंने, तो ऑर्निथोलॉजी जो कहलाता है वो कहलाता है पक्षियों के अध्ययन को, ठीक है। और पक्षी विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली। किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली, पक्षियों का जनक है ना, पक्षी विज्ञान का जनक, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम पक्षियों के ऊपर स्टडी स्टार्ट की थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जनक। क्योंकि जनक हमेशा उसी को कहा जाता है जो भी कोई भी सर्वप्रथम उस कार्य में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? ओके, समझ में तो आ रहा है ना यहाँ तक? तो अगले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आपके कि अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा कीटोमियम कवक किस वस्तु को नष्ट करते हैं? सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक, है ना? अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। मैंने बोला था कि मैं पंचायत से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लेके आऊंगा, तो पहला क्वेश्चन यही है, सबसे अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? कि अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा और कीटोमियम जो कवक है किस वस्तु को नष्ट करते हैं? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो ये तीनों हैं कवक, ये किस वर्ग के एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहले तो बताइए मुझे। यदि आपने ढंग से पढ़ा हो पंचायत का वीडियो तो आप बता सकते हो कि ये तीनों के तीनों किसके हैं? ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज। क्लियर है? जो तीनों जो कवक हैं कौन कौन से? ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया और कीटोमियम, ठीक है। तो अपन वापस से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि किस वस्तु को नष्ट करते हैं? कपड़े, मांस, चमड़ा या कागज? तो किस वस्तु करेंगे? आपका ऑप्शन आना चाहिए ए, यानी कि कपड़े, ठीक है। किसको नष्ट करेंगे? कपड़े को। क्वेश्चन नंबर 10 कि किस कवक वर्ग में लैंगिक जनन का अभाव होता है? क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर शो हो गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि किस कवक वर्ग में लैंगिक जनन का अभाव होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, अच्छे से समझाया था जब मैं कवकों का वर्गीकरण पढ़ा रहा था, है ना। तो उसका भी आंसर क्या होगा? ड्यूटेरोमाइफिटी। ड्यूटेरोमाइफिटीज के अंदर लैंगिक जनन का अभाव होता है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो उसका आंसर सीधा सीधा क्या होगा? ड्यूटेरोमाइफिटीज, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है? ओमाइसीटीज। यदि ओमाइफिटीज ढंग से पढ़े हो तो मैंने आपको बताया था कि ओमाइफिटीज के अंदर एग्जांपल कौन सा आएगा? एल्ब्यूगा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो कवक है वो किस फसल को नष्ट करता है? मेनली सरसों की जो फसल होती है उस पर जो सफेद सफेद से जो धब्बे पड़ जाते हैं वो किसकी वजह से पड़ते हैं? एल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से, ठीक है। दूसरा जो बी पॉइंट लिखा हुआ है आपके एस्कोमाइसीटीज। तो एस्कोमाइसीटीज में बताया था कि एस्कोमाइसीटीज को थैली कवक भी कहते हैं और उसके दो एग्जांपल दिए थे मैंने आपको, एक तो पेनिसिलियन और दूसरा था न्यूरोस्पोरा। दिया था कि नहीं दिया था? याद है कि नहीं है? क्लियर है? ओके। तीसरा था जाइगोमाइफिटीज। जाइगोमाइफिटीज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसका नाम था म्यूकर, दिया था, जो कि ब्रेड के ऊपर जो फफूंदी पाई जाती है फिर क्या बोलते हैं? म्यूकर। तो आपको ये सारे के सारे एग्जांपल्स याद होने चाहिए। हालांकि मैंने आपको उसमें बताया भी था, लेकिन जब अपने क्वेश्चन सेट्स पढ़ाए, जब क्वेश्चन सेशन का अपन जब वीडियो लेके आए तो आप पहले से उस चीज जो उस टॉपिक के अच्छे से प्रिपेयर करके आए ताकि अपन उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकें, यानी जो मैं समझाऊँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो मैं आपके सामने बोलता जाऊंगा और वो कुछ भी नहीं समझे, आपको बाउंस जाएगा सीधा। क्लियर है? अगला और जो फाइनल क्वेश्चन है लास्ट, कि भारतीय माइकोलॉजी के जनक कौन थे? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक नहीं पूछा गया और अब पूछने की संभावना है।
मैं आपको वही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो नहीं पूछे गए हैं और अब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लेवल हो गया है बहुत ही हाई लेवल हो गया है। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, ठीक है, सभी में एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, अभी जब जिस बंदों ने डीआरडीओ एमटीएस के एग्जाम फॉर्म फिल किए हो, तो डीआरडीओ जो मेंस का जो पेपर है उसमें मिनिमम 40 नंबर की साइंस आएगी आपके यहाँ, 40 क्वेश्चन की। क्लियर है? तो साइंस को अच्छे से पढ़ना है ना, और अच्छे ढंग से पढ़ना है, मजे से पढ़ना है, कोई लोड नहीं, एकदम फ्री होकर। तो क्वेश्चन नंबर 11 शो हो रहा होगा स्क्रीन पर कि भारतीय माइकोलॉजी के जनक कौन थे। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी वॉन लीवेनहॉक यानी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, वही है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा वॉन लीवेनहॉक, और जो तीसरा था वो ईजी बटलर, और चौथा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। 3 तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जिनमें से एक था अरस्तु, जिसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिसे कि क्या कहा जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था, जीवाणु की खोज की थी, नहीं की थी, कब, 1802 में। किसमें की थी, दांतों की खुरचन में। पढ़ा था नहीं पढ़ा था बैक्टीरिया, जब मोनेरा पढ़ाया था मैं, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन है ई जे बटलर, तो वही आपका आंसर है, ई जे बटलर। ई जे बटलर को भारतीय माइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। भारतीय माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, ई जे बटलर। किसे कहा जाता है, ई जे बटलर। और जो चौथा है कि अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1728 में, कब, 1728 में एक कवक था जिसका नाम था पेनिसिलियम। क्या नाम था, पेनिसिलियम। और उस पेनिसिलियम कवक से ही उसने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। याद है सभी को, है ना। तो अपना ये आज का जो क्वेश्चन सेशन है 11 क्वेश्चंस और 21 पहले, यानी लगभग अप्रोक्सीमेट 30 प्लस क्वेश्चंस अपने इन 3 टॉपिक्स हो चुके हैं, प्रोटिस्टा, सॉरी मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई से रिलेटेड। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आपके यदि भाई दोस्त जो भी वेल प्रिपेयर्ड ढंग से जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो भेजिए, उन्हें बताइए कि अब यूट्यूब पर भी एक अच्छा बेहतर टीचर साइंस आपके सामने आ रहा है, और साइंस का जो फुल कंटेंट है आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं आपके लिए, ठीक है। जब मैं आपके लिए इतने मेहनत कर सकता हूँ, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपने भाई दोस्तों को बताओ और शेयर करो उनको कि हाँ कुछ है यूट्यूब पर भी, तो अधिकतर यूट्यूब पर सब फेक आता है। क्लियर है, समझ में आए यहाँ तक बात? यदि समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।